Assalamu alaikum, 7th semester. Our subject is counseling and guidance, and today we will discuss about the topic principles of evaluation. As in the previous lecture, we discussed about the definition and aims and objectives and importance of evaluation process. And now we will discuss about the principles which had to be followed for evaluation in educational program or in any guidance and counseling program. So first of all, we will discuss about what are the principles and how they can be applied and how useful they are. सबसे पहले है, it must be clearly stated what is to be evaluated. क्या मकसद है इसका कि टीचर और इवेल्युएटर मस्ट बी क्लियर अबाउट द प्रोसेस पर्पस ऑफ इवेल्युएशन कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द इवेल्युएशन. अगर वो पर्पस ही क्लियर नहीं होगा कि एवेल्यूएट करना क्या है, तो एवेल्यूएशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती. तो उसके लिए ज़रूरी है कि एवेल्यूएटर और टीचर मस्ट फॉर्मुलेट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और आप यू कैन से goals and aims and define them clearly in terms of the students observational behavior, so that evaluation should be effective. Second principle है, a variety of evaluation techniques should be used for a comprehensive evaluation, because it is not possible to evaluate all the aspects of achievement or performance of students or any patient ओनली यूजिंग सिंगल टेक्निक्स. तो इसके लिए जो है वो मल्टीपल अप्रोचेज़ या टेक्निक्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, ऐसे टेस्ट हैं, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स हैं. इन तमाम को अगर इनकॉपरेट किया जाए, मतलब वेराइटी ऑफ एवेल्यूशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, सो इट कैन गिव अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट द स्टूडेंट्स और पेशेंट अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट that can be assessed easily. And third principle अगर हम देखें तो an evaluator should know the limitation of evaluation techniques. जैसे अभी हमने सेकंड में देखा कि बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. अब डिफरेंट टेक्निक्स को जब यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि evaluator must know about the limitations of different techniques, because some techniques have limitation on its own. बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, उसमें आप कह लो कि सैम्पलिंग एरर भी आ सकते हैं. इसके अलावा आप कह लें कि मेजरमेंट एरर भी आ सकते हैं, या उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इनकरेक्ट हो सकती है. तो जो लिमिटेशंस हैं टेक्निक्स की, उनके बारे में भी अवेयरनेस रखना जो है वो ज़रूरी है फॉर द एवेल्यूएटर. इसी तरह से फोर्थ पे आ रहा है, द टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द करेक्टरिस्टिक्स टू बी मैयर्ड. कि जो करेक्टरिस्टिक्स मैयर किए जा रहे हैं, आइदर द एवेल्यूएशन टेक्निक्स इज़ valid for that purpose or not, because some techniques are used to take decisions about the learner, so sometimes data is appropriate for one student and not for another. So we should know the appropriateness about the evaluation techniques. क्या strength हैं, क्या weaknesses हैं, क्या limitations हैं, और either that techniques is valid for evaluation of that specific student or that specific achievement level. एंड फिफ्थ पे अगर हम देखें तो लास्ट हमारा प्रिंसिपल है, evaluation is a mean to an end but not an end it in itself. क्या मतलब है कि एवेल्यूशन टेक्निक जो है इज़ यूजुअली यूज टू टेक डिसीजंस अबाउट द लर्नर और अबाउट एनी पेशेंट, जिसके लिए जो है वो गाइडेंस या काउंसलिंग प्रोवाइड की गई है. तो आइदर वो जो टेक्निक यूज़ की गई हैं एवेल्यूएशन की, या जो इतनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड की गई है, या जो एजुकेशनल करिकुलम है, जो एजुकेशनल सेटअप है, वो आइदर अप्रोप्रिएट है या नहीं है, स्टूडेंट की कितनी लर्निंग हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई, उस सब के लिए जो है वो इवेल्यूएशन की जाती है. तो एवेल्यूएशन का पर्पस क्या है कि डिसीजन जो है वो लेना अबाउट द लर्नर, और अगर उसमें सिर्फ इररेलेवेंट डाटा कलेक्शन ही हो तो वो टाइम ऑफ वेस्टेज है. ब्लाइंड डाटा टाइम की भी वेस्टेज है और एफर्ट की भी वेस्टेज है. तो इसलिए ज़रूरी है कि
जो इवैल्यूएशन की जाए उसके एम्स क्लियर हों, उसका पर्पस क्लियर हो, उसमें इफ़ेक्टिव टेक्निक्स यूज़ की जा रही हों, उन टेक्निक्स की लिमिटेशंस का पता हो। तो फिर इन तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो इवैल्यूएशन के बाद डाटा आएगा वो यूज़फुल होगा फॉर फ्यूचर कंसर्न और फॉर फ्यूचर इवैल्यूएशन, एंड यू कैन से फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस और एजुकेशन। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इवैल्यूएशन है क्या। इवैल्यूएशन अगर हम देखें तो जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों की सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो है वो सिर्फ कोई एनुअल आप कह लें इवैल्यूएशन नहीं होती, आपकी थ्रू आउट द सेमेस्टर इवैल्यूएशन होती है, जिसमें आप कह लें कि आपकी अटेंडेंस भी है कि स्टूडेंट कितना रेगुलर है कितना नहीं है, आपके डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो दीज आर द इवैल्यूएशन टेक्निक्स थ्रू विच टीचर कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो है वो कुछ रिटन टेस्ट होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये ओवरऑल डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें समटाइम्स औरल प्रेजेंटेशंस होती हैं, समटाइम्स रिटन असाइनमेंट्स होती हैं, तो जिसके ज़रिए जो है वो मल्टीपल डाटा कलेक्ट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन। ये तो सिर्फ एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल सेटिंग्स में देखें तब भी प्रिंसिपल्स यही होंगे और उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा कि जो काउंसलर है या जो साइकोलॉजिस्ट है वो वेल अवेयर है अबाउट द पर्पस और एम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, कि क्या प्रॉब्लम है, एवेल्यूएशन किस चीज़ की जा रही है, व्हाट इज़ द एम ऑफ या पर्पस ऑफ द एवेल्यूएशन प्रोसेस। वैल्यूएशन प्रोसेस में मल्टीपल टेक्निक्स, कौन कौन से स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ किए जा सकते हैं, कौन से सिंपल ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए किए जा सकते हैं। तो मल्टी टेक्निक्स को यूज़ करना, फिर इसी तरह से उन टेक्निक्स की लिमिटेशन का काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को पता होना, और हर एक के अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, एथनिसिटी जो है वो हर टेक्निक हर एक के ऊपर नहीं यूज़ की जा सकती है, इन सब के बारे में जो है वो नॉलेज होना। और इसी तरीके से जो है वो इवैल्यूएशन प्रोसेस को जो है वो यूज़फुल बनाया जा सकता है। होपफुली बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन एंड आई विल try to reply you as soon as possible. Thank you students. Allah Hafiz.